हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ शीलेश कुमार और आज हम बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो हम देखेंगे कि एफटीए होता क्या है और इंडिया न्यूजीलैंड के जो भी इकोनॉमिकल रिलेशन है उन रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और इंडिया और न्यूजीलैंड का पैक्ट साइन करने से इंडिया की इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ता है, और हम इससे देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है और इम्पैक्ट वगैरह, ये सारा हम देखने की बात करेंगे। तो ये हमारा GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इसके हम कुछ प्रोविज़न GS3 में ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक और इकोनॉमी के टॉपिक में डाल सकते हैं, तो वहाँ से हम थोड़ा सा मार्क्स बूस्ट अप हो जाएंगे। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। तो ये मैंने पूरा समरी बना रखा है पूरी डील का, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर पढ़ना चाहें तो आराम से हो जाएगा। तो इसमें मैंने जितने भी पॉइंट थे वो डाले और ये न्यूज़पेपर से फ़ोटो लेके कॉपी कट पेस्ट करके आराम से बना दिए आपके। ये इंडिया न्यूजीलैंड ने जो साइन किया है उसके बारे में पूरा पिक्चर है। देन अपने ये पीयूष गोयल जी हैं, तो न्यूज़ में इसलिए कि हमारे जो पीयूष गोयल हैं कॉमर्स मिनिस्टर, और न्यूजीलैंड के टोड मैकले जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये हमारा न्यूजीलैंड और इंडिया ने जो हमारा FTA साइन किया है, इसी के रिगार्डिंग हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे है क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, जिससे हमारा एक पिक्चर तैयार हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अंदर जाके क्या पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा एक विज़न तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो यही है कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसके न्यूज़ में आने का कारण यही है कि रिसेंटली इंडिया एंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट साइन द FTA। तो इंडिया ने FTA ने साइन किया है, तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन उसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया और न्यूजीलैंड के जो रिलेशन है, पास्ट रिलेशन है सिंस द 1952 और 1950, 1950 से लेके इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशन कैसे रहे। तो यहाँ से हमें एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि पास्ट में हमारे न्यूजीलैंड के साथ जैसे शिप सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, तो वहाँ से ये समझ में आएगा कि हमारा IR में अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा वहाँ से हम अपना कल्चरल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, ट्रेड का कॉन्सेप्ट, या मान लीजिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट निकाल के FTA से हम थोड़ा सा अगर उसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। फिर हम समझेंगे कि FTA क्या होता है और इसके प्रोविज़न किया है। तो रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड ने जो FTA साइन किया है, तो उसके प्रोविज़न हम देखेंगे, उसके फीचर्स क्या 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 चीज़ें जुड़ी हैं ट्रेड में, क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, कितना ट्रेड कर सकते हैं। देन इंडिया के लिए इसका FTA का सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस इंडिया न्यूजीलैंड का FTA के लिए स्पेशली हम देखेंगे सिग्निफिकेंस इन द इंडिया के रेस्पेक्ट में, कि इंडिया को क्या क्या इससे सिग्निफिकेंट या बेनिफिट होने वाले हैं। तो इससे हमारा ये हो जाएगा कि हम अपने IR GS2 के उसमें पेपर में अच्छा लिख पाएंगे। देन इसके की चैलेंजेस क्या है, अगर हमने किसी के साथ कोई काम किया है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम या चैलेंजेस निकल के आती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें चैलेंजेस है वो निकल के ना आए। तो इसके कुछ की चैलेंजेस हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि डेयरी सेक्टर को प्रॉब्लम होगी, MSME सेक्टर को प्रॉब्लम होगी। कुछ कह रहे हैं कि इंडिया में अनस्किल्ड लेबर है, तो न्यूजीलैंड कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी लोकलाइजेशन जिससे ग्लोकलाइजेशन जिससे बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि अपनी टेक्नोलॉजी को लाके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा इससे। तो ये हम सारे चैलेंज देखेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का सीधी सी बात है, अगर इसके चैलेंज हैं तो हमें अगर आंसर लिखना है तो हमें उसका वे फॉरवर्ड भी बताना, इन द सेंस हम उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देन कुछ वर्ड हैं जो हमें समझने हैं, जो अक्सर PT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे FTA क्या होता है, PTA क्या होता है, सेपा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा वर्ड नहीं है, 3 ही वर्ड मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा और भी हैं, RCEP है, फ्री मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन है। तो इंडिया स्पेशली ये 2-3 ही पैक्ट साइन करता है, तो इसलिए हमने ये 2-3 ले लिए। तो इनमें ये है कि अगर हमारा PT में क्वेश्चन आएगा तो हमारा PT का क्वेश्चन बड़े प्यार से यहाँ से निकल जाएगा।
पीटी का क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा अगर उसने डिफरेंसेस दे दिए या पूछ लिया कुछ, तो यहाँ से फिर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की, प्रैक्टिस मॉडल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑल द फीचर्स एंड ऑल अबाउट द एफटी। एफटी होता क्या है? तो न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया न्यूजीलैंड ने रिसेंटली बाईलैटरल साइन किया। बाईलैटरल इन द सेंस कि कोई भी एफटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाईलैटरल भी हो सकता है, मल्टीलैटरल भी हो सकता है। तो सिंस 2021 इंडिया ने 9 कंट्रीज़ के साथ अपना एफटीए साइन किया हुआ है। वो सॉरी 9 एफटीए साइन किया, टोटल एफटीए साइन बाई इंडिया 9 विद द 38 कंट्रीज़। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि 9 एफटी अगर इंडिया ने साइन किए 38 कंट्री के साथ, तो यहाँ बाईलैटरल के अलावा मल्टीलैटरल भी एफटी हुए होंगे। जैसे इससे पहले इंडिया ने यूएसए के साथ साइन किया, उससे पहले हमारा यूके के साथ साइन किया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट एफटीए जो इंडिया ने साइन किया 2021 में, दैट इज़ विद द मालदीव। अगर पूछा जाए, अगर कोई ऐसे पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि पहला एफटीए इंडिया ने किसके साथ साइन किया, तो 2021 में मालदीव के साथ साइन किया। उसके बाद इंडिया ने 9 एफटीए साइन कर लिए इंक्लूडिंग द न्यूजीलैंड। तो एफटीए में भी बाईलैटरल और मल्टीलैटरल। तो यहाँ से समझ लेना है कि इंडिया साइन 9 एफटीए विद द 38 कंट्रीज। 38 कंट्रीज के साथ उन्होंने साइन किया हुआ है। इन्होंने का मतलब हमने कंट्री। अब हम आगे देखते हैं कि हम एफटीए को समझने से पहले थोड़ा ये समझ लें कि इंडिया और न्यूजीलैंड के जो हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं वो कैसे हैं। तो इससे हमें एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा जिससे हमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशन समझने में बहुत हमें ज़्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आराम से आ जाएगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या, जैसे पहली चीज़ तो दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक, इतना समझ लो। तो हमारा कल्चरल वैल्यूज़ उनसे मिलती है, किससे? न्यूजीलैंड से मिलती है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर है। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम इंडिया ने पहली बार फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ अपने बनाए 1952 से। तो 1952 से अब तक इंडिया ने बहुत सारे रिलेशन बनाए हैं। तो हम पहला पॉइंट यही है कि 1952 में इंडिया स्टेबलाइज्ड फॉर्मल रिलेशन विद द न्यूजीलैंड। दूसरा पॉइंट ये है, हमारे इनके बीच में सिमिलैरिटी है कि हमारी कुछ कॉमन वैल्यू, जैसे डेमोक्रेसी है, कॉमनवेल्थ का पार्ट, कॉमनवेल्थ इन द जो कॉलोनियल कंट्री थे उनके रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ होता है। तो डेमोक्रेटिक दोनों कंट्री हैं, सो हमारी वैल्यू फीचर्स यहाँ से कुछ मिलती हैं। तो जब इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड की कुछ आइडियोलॉजी मिलती है। जब दो कंट्री की जब आइडियोलॉजी मिलती है तो वो आपस में एक जगह बैठ के एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरा कि हमारा न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड कितना है। अभी हमारा न्यूजीलैंड के साथ टोटल ट्रेड है 2.4 बिलियन यूएस डॉलर 2025 या 2024 के 2024 टू 2025। हमारा कितना रहा 2024 से लेके 2025 तक। हमारा न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड था, टोटल ट्रेड कितना 2.4 बिलियन का यूएस डॉलर का। लेकिन जो नया एफटी साइन किया है उसमें इसको डबल अप्रॉक्स 4-5 बिलियन डॉलर करने की बात, और वो भी हम पढ़ेंगे। तो इंडिया क्या क्या इंडिया इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि इंडिया क्या क्या लेता है, और एक्सपोर्ट का मतलब हुआ क्या क्या देता है। तो इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड से? वूल लेता है, आयरन लेता है, स्टील लेता है, फ्रूट लेता है, वालनट्स वगैरह ये सब लेता है। वूल लेता है, आयरन लेता है, स्टील, फ्रूट, नट्स और एप्पल वगैरह न्यूजीलैंड से ये सब मंगाता है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? इंडिया भेजता क्या क्या है? मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, टेक्सटाइल, और ये स्टीम नहीं है, यहाँ पे हमारा है प्रीसियस स्टोन। ये प्रीसियस स्टोन या स्टोन वगैरह प्रीसियस। प्रीसियस स्टोन इंडिया
जो एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड के साथ। तो हमारा इंडिया न्यूजीलैंड का जो टोटल ट्रेड रहा 2025-2024 तक 2.4 बिलियन का रहा। उसके अलावा हमारे डिफेंस में कुछ टाई भी किए हैं, डिफेंस की बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किए इंडिया के साथ 2025 में, जिसमें हम न्यूजीलैंड के साथ मिलिट्री इंगेजमेंट, इंडो पैसिफिक रीजन में हम नेवी की मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं न्यूजीलैंड के साथ। देन अब मल्टीलैटरल कॉपरेशन में क्या करते हैं कि मल्टीलैटरल कॉपरेशन का मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड हम दोनों आपस में क्या चाहते हैं कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की काउंसिल में हमेशा इंडिया की फेवर में वोट डाला है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन उसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के इंडिया मेंबर नहीं है, तो न्यूजीलैंड इंडिया की फेवर में वोट डालता है। तो ये यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि न्यूजीलैंड हमें हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारे इसके साथ बहुत अच्छे पॉजिटिव रिलेशन बन सकते हैं। और इसके अलावा एक कल्चरल टाई है। कल्चरल टाई का मतलब ये हुआ कि हमारा 6% जो डायस्पोरा है, इंडियन पीपल जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन उसका 6% है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि इंडिया न्यूजीलैंड के जो रिलेशन पास्ट में रहे सिंस द 1952 से 2025 तक, वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं, जिसमें 6% डायस्पोरा है, 2.4% ट्रेड है, और दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक भी रहे हैं। और डिफरेंट फोरम पे, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यूजीलैंड किसकी फेवर करता है कि इंडिया शैल बी अ मेंबर ऑफ, इन दोनों का मेंबर होना चाहिए। तो हमारे न्यूजीलैंड के साथ बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन है। तो ये हमारा पढ़ने से हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारे न्यूजीलैंड और इंडिया के रिलेशन क्या है, तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे थोड़ा डेटा फैक्ट डाल के। अब हम देखते हैं कि FTA होता क्या है, व्हाट इज FTA। तो FTA का मतलब सीधा सा हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो समझ में ही आ रहा है कि दो कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है कि हम एक दूसरे की जो ट्रेड है फ्री कर पाएँ, जैसे कुछ टैक्सेस हैं, टैरिफ है, कोटा है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको ख़त्म कर दें। तो वही है कि FTA है क्या, कि एक एग्रीमेंट है बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर बिटवीन द कंट्री। सीधी सी बात है, अगर डेफिनेशन लिखनी हो आपको, अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, तो ट्रेड बैरियर को ख़त्म करना है 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री में। तो यहाँ पे ट्रेड बैरियर में क्या क्या हो सकता है। ट्रेड बैरियर में देखो, पहला तो यही हो सकता है कि हमने टैरिफ, जैसे यूएसए पहले कहता था कि हम इंडिया पे इतना टैरिफ लगा देंगे, इस पे उतना टैरिफ लगा देंगे, तो ये टैरिफ को ख़त्म करना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिड्यूस नहीं करने की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ख़त्म, एलिमिनेट करने की। तो ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि FTA क्या होता है, PTA क्या होता है, और जो हमने वर्ड पहले वहाँ पे देखे कि RCEP क्या होता है। पहले सिर्फ यहाँ पे ये समझो कि FTA क्या होता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि FTA एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने टैरिफ, कोटा या रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करने की बात करते हैं। एलिमिनेट करने की बात करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब हुआ ख़त्म करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये हुआ कि इस FTA में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ गुड्स हमारे एलिमिनेट, उनका जो ट्रेड या कोटा या रिस्ट्रिक्शन होता है उन पे मेजॉरिटी ऑफ गुड्स पे हम ख़त्म कर देते हैं। नेगेटिव लिस्ट में हम वो प्रोडक्ट डालते हैं जिन पे हम ख़त्म नहीं करते। तो नेगेटिव लिस्ट किससे रिलेटेड है, हमारा FTA से। ऐसे हम पॉजिटिव लिस्ट है तो हमारा PTA से रिलेटेड है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए प्रेफरेंशियल PTA अगर आ गया, इन दोनों में डिफरेंस, PTA का मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि PTA में हम क्या करते हैं कि PTA में हम रिड्यूस करते हैं टैरिफ को, न कि एकदम से एलिमिनेट करते हैं। रिड्यूस टैरिफ हम रिड्यूस कर रहे हैं सर्टेन प्रोडक्ट पे, और कौन पे प्रोडक्ट पे, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमने एक लिस्ट बना रखी है प्रोडक्ट की, कि इन प्रोडक्ट पे हम अपना PTA रिड्यूस कर रहे हैं, हम अपना टैरिफ या कोटा या रिस्ट्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए हम 15% लगा रहे थे, 5 पे आ जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे, बट हम एंटायरली उसको एलिमिनेट नहीं कर रहे, ख़त्म नहीं कर रहे। इन द सेंस ऑफ FTA में हम क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम से ख़त्म कर रहे हैं। तो FTA में जो लिस्ट बनाई जाती है प्रोडक्ट की,
कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट पे हम टैरिफ जीरो करने वाले हैं, या हम कोटा जीरो करने, रिस्ट्रिक्शन जीरो करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि हम टैक्स जीरो करने वाले हैं। तो कुछ प्रोडक्ट बचे होते हैं जो सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, या लोकल इंडस्ट्री हो गई, या ट्राइबल एरिया से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हो गए। तो उन प्रोडक्ट को हम नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं, जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट है कि हम इन पे ट्रेड कम नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे टैरिफ। तो उससे क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये हम अपनी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट, या फिर उस जो सर्टेन कम्युनिटी है, फार्मर है, ट्राइबल पीपल है, उनका प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये हमारा एफटीए और पीटीए हो जाता है। पीटीए पे हम वो लिस्ट बना लेते हैं, पॉजिटिव लिस्ट, सारे हमने आर्टिकल या गुड्स लिख लिए हैं उस पर कि इन पे हम रिड्यूस कर रहे हैं हमारा टैरिफ या कोटा। तो यहाँ से अगर पीटी में क्वेश्चन आता है तो समझ लेना कि एफटीए का मतलब नेगेटिव लिस्ट, किस किस पे हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और पीटीए का मतलब पॉजिटिव लिस्ट, कि हमने एक लिस्ट बना दी है, उसी प्रोडक्ट पे हम एलिमिनेट करेंगे, और नेगेटिव लिस्ट का मतलब हम इन पे एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये हमारा एफटीए है। एफटीए का सिर्फ एम यही होता है कि टू प्रमोट द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विस का ज़्यादा फ्री फ्लो हो जाए। तो एफटीए का हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव यही होता है। देन प्रोविज़न ऑफ द एफटीए, जो हमने इंडिया न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया है, उसका प्रोविज़न क्या है। इसके प्रोविज़न कहें या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि इसके फीचर्स क्या है। वैसे तो बहुत सारी फीचर हैं, बस एक चीज़ याद रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फीचर्स क्या है, तो हमने कहा नेगेटिव लिस्ट पता कर लेनी है हमें। नेगेटिव लिस्ट का मतलब डेयरी सेक्टर हो गया, माइनिंग सेक्टर हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेक्टर हो गया, या एमएसएमई सेक्टर हो गया, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है, उन पे हमने कंप्रोमाइज़ किया है कि हम उन पे एकदम फ्री ट्रेड नहीं देंगे। बाकी जितने भी सेक्टर हैं, चाहे मान लो अपना क्या नाम है एफडीआई हो गया, या मान लो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, उनमें हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। तो इसका सबसे पहले ये देखो कि ट्रेड हम क्या है कि पहला प्रोविज़न यही है कि हमारा इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, जो मैंने पहले कहा कि हमारा जो ट्रेड था कितना 2.4 यूएस बिलियन, उसको हमें जस्ट डबल करना है। 2.4 का अप्रॉक्स 2.4 का हमें डबल कितना करना है, 5 बिलियन इन 5 ईयर में। तो पहला तो हमारा यही है कि टारगेट है कि विद इन 5 ईयर में हमारा जो पहले जो ट्रेड हुई थी 2025 या 2024 तक, उसका डबल करना है, इसका 2.4 का डबल करना है। और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैं जिन पे 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन न्यूजीलैंड। इन न्यूजीलैंड में इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट करेंगे 100% ड्यूटी फ्री हैं। ड्यूटी फ्री का मतलब उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देन दूसरा प्रोविज़न ये है हमारा इसमें कि न्यूजीलैंड ने कुछ कमिटमेंट की है कि हम तुम्हारे यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे एफडीआई की फॉर्म में। तो 2 बिलियन यूएस डॉलर करेगा न्यूजीलैंड विद इन 15 ईयर। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में एफडीआई बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। देन सर्विस सेक्टर में इंडिया क्या करेगा, ये 118 है। सर्विस सेक्टर में क्या करना है कि न्यूजीलैंड फ्री मार्केट एक्सेस कराएगा 118 सर्विस सेक्टर में, जैसे एजुकेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म सेक्टर है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एमएफएन फ्री मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी मिल सकता है इंडिया को। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब हम प्रायोरिटी अलग और देशों से इंडिया को ज़्यादा न्यूजीलैंड देने वाला है। तो न्यूजीलैंड ओवर फ्री मार्केट एक्सेस टू 118 सर्विस सेक्टर जो 118 सर्विस सेक्टर है उनको फ्री मार्केट एक्सेस कराएगा अपने यहाँ पे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, टूरिज्म होगा, अलॉन्ग विद द एमएफएन। देन जो फोर्थ नंबर का क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये हुआ कि जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन
एक्ट है न्यूजीलैंड का, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट जाते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट से वहाँ से compete नहीं कर पाते हैं। तो न्यूजीलैंड क्या करेगा आप कि न्यूजीलैंड अपना जो जीआई एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करेगा, जिससे इंडिया के जो प्रोडक्ट न्यूजीलैंड की मार्केट में पहुँचे तो वो आराम से न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट के साथ compete कर रहा है विद इन 10 मंथ। देन कल्चरल एंड ट्रेडिशन नॉलेज कॉपरेशन, जैसे आयुष हो गया, आयुर्वेदा होगा, इसका एक दूसरे के साथ प्रमोशन करेंगे। नॉलेज, ऑडियो विजुअल और क्रिएटिव इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, ये सब क्रिएटिव इंडस्ट्री का एक दूसरे का कल्चरल लेन देन करेंगे। देन इससे एक चीज़ समझ में आ गई, ये इसका ही वर्जन है। पहला का क्या किया कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया हमारा 85% टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियर गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा ट्रेड में, और हम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा वूल और ये सब करते हैं उसके साथ। अब इसने कहा कि 2 बिलियन। दूसरा क्या है इसमें कि इंडिया अपनी मार्केट में 70% एक्सेस देगा, 30% सेंसिटिव सेक्टर के लिए वहाँ पे एक्सेस 100% नहीं है। सेंसिटिव सेक्टर का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमई हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, देन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डेयरी, शुगर, वेजिटेबल, अलियन ऑयल, ये सब हो गया, मेडिसिन प्लांट। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी सेंसिटिव सेक्टर है, इंडिया ने कहा है कि 70% हम टैरिफ, 70% प्रोडक्ट पे हम टैरिफ ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा 30% सेंसिटिव सेक्टर है हम उस पर ख़त्म नहीं करेंगे। तो इंडिया का प्लान ये है कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे फ्यूचर में ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे 30% इंडिया का एक सेंसिटिव सेक्टर है जो रिजर्व है। और दूसरा है कि हमें एक मार्केट न्यूजीलैंड में मिलेगी, एजुकेशन, फाइनेंस, टूरिज्म, ये सब। बाकी वही जोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क मैंने बताया, प्रमोशन आयुष बताया, ये इसके सारे प्रोविज़न है। मैंने 7-8 प्रोविज़न ले ली, इसके बहुत ज़्यादा थे अगर उसमें देखो, क्यों बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आपको सेंसिटिव सेक्टर के अलावा जो भी आपको दिखे कि ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड, इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर से रिलेटेड है, बाकी जितने भी सेक्टर हैं वो सब हमारा एफटीए के अंदर आते हैं। तो ये हमारे प्रोविज़न थे। देन हम ये समझते हैं कि इंडिया, पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के जो रिलेशन है उनका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि जो हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले तो जो न्यूजीलैंड के हमारे पुराने रिलेशन है उनका हम समझते हैं, जो 1952 से हमारी डिप्लोमेसी चली आ रही है। तो सबसे पहला तो हमारा सिग्निफिकेंस ये है कि न्यूजीलैंड है क्या, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे मतलब ओशनिया कंट्रीज़ है। तो इंडिया को क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग मिलेगी इंडो पैसिफिक रीजन में। कि कैसे स्ट्रैटेजिक बैलेंस मिलती है कि चाइना को काउंटर कर पाता है, कि चाइना अपनी रीच इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाना चाहता है। तो विद द हेल्प, हम अगर न्यूजीलैंड के साथ अच्छे रिलेशन हमारे रहेंगे तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना की जो पॉलिसी है, एक्सपेंशन ऑफ चाइना, उससे कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएंगे, जिससे हमारी सिक्योरिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। देन हम इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में उसके साथ, जैसे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में न्यूजीलैंड के साथ काम करते हैं, इन द सेंस हम टेक्नोलॉजी ले रखी है, इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, हॉर्टिकल्चर, इनसे टेक्नोलॉजी में हम काम कर सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को या हॉर्टिकल्चर सेक्टर को या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत बेहतर कर पाएंगे हम अगर न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी वहाँ से ले लें या उनके साथ कॉपरेट करें तो। देन गेटवे ऑफ ओशिनिया, जो मैंने कहा कि ओशिनिया के जो कंट्रीज़ हैं, मेलानेशिया हो गया, पोलिनेशिया हो गया, जो कंट्रीज़ हैं तस्मान आइलैंड के आसपास, और सब कंट्री अगर बात करूं तो ओशिनिया का ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री के साथ भी हमारे बेहतर रिलेशन हो पाएंगे, इन कंट्री के साथ भी हमारी एक रीच बन पाएगी। देन ग्रोइंग एंड वाइडनिंग डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी कैसी, अगर हम उसके साथ अच्छा डिप्लोमेसी है तो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी हमारी बढ़ेगी, जिसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी या सॉफ्ट टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। क्योंकि जो इंडिया का डायस्पोरा है वो 6% है कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। तो अच्छे खासे रिमिटांसेस भी न्यूजीलैंड से इंडिया के पास आते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर एक 4 से 5 पॉइंट है कि इंडिया न्यूजीलैंड की जो रिलेशन है, पास्ट रिलेशन है सिंस 1952 से, वो समझने की कोशिश की। अब ये आ जाता है कि हमारा जो एफटीए साइन किया है हमने किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ,
उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, उसका क्या बेनिफिट या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला तो ये ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड का लिबरलाइजेशन का मतलब हमने कुछ मार्केट खोल दी, या कहें कि जब हमने एलपीजी किया था वो उसमें क्या है कि हमने एकदम से जीरो कर दी अपने कुछ टैरिफ टैक्स, तो जिससे हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ेगी, न्यूजीलैंड की इंडिया में बढ़ेगी, इंडिया की न्यूजीलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ेगी, तो हम ग्लोबल मार्केट में अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे। और इंडिया क्या है कि जो इंडिया के सेक्टर है, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, जो कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छे सेक्टर नहीं है, तो वहाँ से हम टेक्नोलॉजी लेके या कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर उससे कुछ लेके उन सेक्टर में बेटर कर सकते हैं। और इंडिया की जो एफडीआई है, एफडीआई लिमिट है, जो हमने कहा कि एफडीआई 20 बिलियन US$ आने वाली है विद इन 5 ईयर में, कहाँ से, न्यूजीलैंड में। तो इससे इंडिया को ये होता है कि यहाँ से इंडिया का रिवेन्यू क्रिएशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, रेवेन्यू क्रिएशन होगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो ग्रोथ भी यहाँ से हमें देखने को मिलेगी। देन एग्रीकल्चर, ट्रेड बैलेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मैंने कहा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में हम न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किसानों की अच्छी हालत हो सकती है। देन सर्विस सेक्टर अपॉर्चुनिटी। हमने कहा सर्विस सेक्टर में हम अपॉर्चुनिटी है कि हम एक दूसरे के साथ सर्विस सेक्टर में आदान प्रदान करेंगे, तो इससे हमारे सर्विस सेक्टर को भी एक बढ़ावा मिलेगा। देन हमारा ये है कि हमारी जो FTA साइन हुआ है उससे PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो हमारी, उसके साथ हम ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या PLI स्कीम के साथ अगर उसे मर्ज कर देंगे हम, जो भी FTA है, तो हमारी जो उसे बूस्टअप मिल जाएगा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी थोड़ी अच्छी हो पाएगी। अब ये हमारे की हाईलाइट वही है जो मैंने बताया, दोबारा से फिर वही आ गया। ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में हम करेंगे, सर्विस सेक्टर में करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैन में बैठेगा, GI टैग में वो करेगा, कल्चरल में। तो ये 4 से 5 पॉइंट अगर हमें याद हो गए, और सेंसिटिव सेक्टर, तो ये है कि इंडिया न्यूजीलैंड के जो हमारे FTA है वो हमें समझ में आ जाएंगे। अब आता है कि चैलेंजेस क्या हैं। हमने देखा इसके बेनिफिट हो रहे हैं कि ओशिनिया कंट्रीज़ में हमें वो मिल रहा है, एक्सेस मिल रही है। उसके अलावा हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, FDI भी आ रही है। उसके अलावा हमने देखा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेटर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट या कई ओशिनियन कंट्रीज़ में एक दायरा बढ़ेगा। तो उसके अलावा कोई काम हम अगर करते हैं तो उसका क्या होता है कि उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो हम की चैलेंजेस क्या हैं उनके, तो सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस की बात अगर मैं कहूँ तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है ना, कि एक कह सकते हैं कि एक इंडो पैसिफिक रीजन एक मिलिटराइज्ड रीजन है, जहाँ पे इंडो क्वाड भी है, जिसमें क्वाड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और USA ये कंट्री है। उसके अलावा चाइना अपनी जो पहुँच है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो जो न्यूजीलैंड कंट्री है उसकी जो अगर देखा जाए पास्ट के कुछ दिनों से, 5-6 साल से, बैक ईयर से, तो हमने देखा है कि चाइना के साथ न्यूजीलैंड के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो न्यूजीलैंड का जो डाइवर्जेंस है जियोपॉलिटिकल देखा जाए तो चाइना के साथ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ये भी एक हमारे पास चैलेंज है कि हाउ टू काउंटर द न्यूजीलैंड एंड बैलेंसिंग रिलेशन विद द चाइना एंड द न्यूजीलैंड, जिससे हमारी जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस कम हो। देन सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न का ये हो गया कि 6% डायस्पोरा अगर न्यूजीलैंड में रहता है, तो जैसे कनाडा के साथ हमारा प्रो खालिस्तानी मूवमेंट है, तो यहाँ पे भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के साथ कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी होने के चांसेस है। तो अगर ये FTA साइन होता है तो यहाँ से कुछ साइन क्या होता है, हो गया, तो यहाँ से कुछ हमें सिक्योरिटी के भी कंसर्न देखने को मिलेंगे। फिर ट्रांसएक्शनल नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, इसका मतलब ये हुआ ट्रांसएक्शनल नेचर ऑफ द एंगेजमेंट का द मोटो किसी को अभी नहीं पता है क्या होने वाला है। अगर दूसरे कुछ लोगों का कहना है, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड इंडिया को एक लेबर मार्केट के रूप में देखता है, स्किल्ड मार्केट वो अनस्किल्ड मार्केट के रूप में देख सकता है, लो मार्केट या लो प्राइस मार्केट के रूप में देख सकता है।
तो वहाँ से क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी लाएगा, काम करवाएगा, और यहाँ पे अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लेबर मार्केट एज ए न्यूजीलैंड देख रहा है इंडिया को। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि इंडिया की लेबर अनस्किल्ड है। अगर ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी हो गया, इन द सेंस ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन वाला जो टर्म है, तो वहाँ से क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में बढ़ने को देखने को मिल सकता है। दूसरा है फार्मर का कंसर्न है कि फार्मर का कंसर्न ये है कि हम कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे करेंगे। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली डेयरी सेक्टर न्यूजीलैंड का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो हमारा न्यूजीलैंड के साथ कहीं पे भी कंपटीशन नहीं बनता है। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पैदा होने वाला है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हम न्यूजीलैंड के साथ compete नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट इंडिया में, फार्मिंग प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे और हमारे इंडियन प्रोडक्ट आने लगे, तो उनकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट बहुत सस्ती होगी। तो वहाँ के न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे, इंडिया के नहीं बेचेंगे। तो इंडियन फार्मर की लागत, फर्टिलाइज़र, ये सब उनका प्रॉपर दाम नहीं मिलेगा। तो उनके साथ भी एक फार्मर का कंसर्न है। और इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सर्च, अगर मान लीजिए कि मैंने पहले ये पॉइंट बता दिया कि इंडिया अपना न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट सस्ते भी अगर मिले, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेबर कॉस्ट उनकी बहुत कम है। और तो उससे क्या होगा कि अगर वो यहाँ पे सारे हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करते करते क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट होगा वो compete नहीं कर पाएगा। जो हमारा MSME सेक्टर है या छोटे छोटे व्यापारी, वो न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास भी ये क्वेश्चन मार्क लगा है, उन्हें भी एक प्रॉब्लम होने वाली। इसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर का वो दे सकते, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्री, देन MSME, एग्रीकल्चर, ये सेक्टर का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ फिक्स हो गई कि इंडिया के अगर FTA साइन किए, उसके कुछ चैलेंजेस, जियो पॉलिटिकल भी चैलेंजेस हैं। जो हमने देखा कि न्यूजीलैंड के रिलेशन चाइना से बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सिक्योरिटी कंसर्न है, जैसे कनाडा में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया में चलाते हैं, तो इससे इंडिया की सिक्योरिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ऐसे अगर मूवमेंट ना हो तो इसका भी एक कंसर्न बना हुआ है। ट्रांसएक्शनलेशन का मतलब है कि न्यूजीलैंड इंडिया को जो देखता है एज अ लेबर मार्केट देखता है, तो इसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ग्लोबलाइजेशन जो हमने बोला, फार्मर कंसर्न, और ये सब देख ही चुके हैं हम। तो ये हमारे की चैलेंजेस के अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, मेन चैलेंज है यही है। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हाँ उधर ही होंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि वे फॉरवर्ड का मतलब इन द सेंस ये हुआ कि जो हमारे चैलेंज है, हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने चैलेंजेस बता दिए एग्जाम में, तो हम अगर चैलेंज पे ही छोड़ के चले आए और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो अब उनका सॉल्यूशन भी हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक सॉल्यूशन निकालने या वे फॉरवर्ड नीड ऑफ द आवर क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा है कि इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस होना चाहिए, जिसमें हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट न्यूजीलैंड के साथ बेटर करें। इसमें हम मैरीटाइन हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं न्यूजीलैंड के साथ, और इंडो पैसिफिक रीजन में हम न्यूजीलैंड के साथ मिलकर मैरीटाइन एक्सरसाइज हो गया, और क्या नाम है, और ज़्यादा एग्रीमेंट साइन करें। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी कॉपरेशन का मतलब हो गया कि इंटेलिजेंस शेयरिंग में हम काम बढ़ाएं उससे, और क्या नाम है अपना काउंटर टेररिज्म में, और ये जितने भी कंसर्न है इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी कंसर्न में, और मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब करें। तो सिक्योरिटी की कंसर्न हमारे यहाँ से लोगों में आना जाना रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा रिलेशन बेहतर हो पाएंगे। देन सेक्टोरल पार्टनरशिप मैकेनिज्म एक्सपेंशन, सॉरी, जैसे हम और सेक्टर है इनमें हम उनके साथ कर सकते हैं कॉपरेशन। जैसे स्पेस सेक्टर है न्यूजीलैंड का, हाइड्रोजन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इनोवेशन, ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव, ये अगर हम इनिशिएटिव लें तो हमारे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एग्रीमेंट साइन किए FTA, उसका इफेक्टिव
इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए रेदर देन ऑन द पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगा और ट्रस्ट डिफिसिट नहीं होगा। सेफ गार्ड द एग्रीकल्चर एंड MSME सेक्टर। तो और ये कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर और जो हमारा माइक्रो स्मॉल छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी सेफगार्ड करना चाहिए, या फिर दूसरे सप्ते में क्या हमें धीरे धीरे उस एरिया को देखते टैकल करते हुए कि उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली उस एरिया का टैरिफ रिड्यूस करना चाहिए। देन ग्रेजुअल टैरिफ लिबरलाइजेशन जो हमने बात की, रिडक्शन धीरे धीरे करना चाहिए, जैसे इम्पोर्ट शॉक वगैरह, ये सब हम समझ पाए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा वो हमारे डेवलपमेंट पे भी कोई अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे इंडिया और न्यूजीलैंड के FTA की वे फॉरवर्ड है कि इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटजी हमारी क्या होना चाहिए कि हम न्यूजीलैंड के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज बेटर करें और उसके साथ अपना मिलिट्री नेवी के साथ एक्सरसाइज करें और प्रॉपर विजिलेंस करें। देन सिक्योरिटी कॉपरेशन हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म पे उससे बाद काउंटर टेररिज्म शेयरिंग और एड्रेसिंग, ये सब कर सकते हैं। सेक्टोरल पार्टनरशिप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। सेक्टोरल पार्टनरशिप एक्सपेंशन का मतलब वो स्पेस में, हाइड्रोजन में, एनर्जी सेक्टर में न्यूजीलैंड के साथ हम कॉपरेशन के काम करें। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FTA रेदर देन ऑन द पीस ऑफ पेपर। और एग्रीकल्चर सेफ गार्ड को अपना इन द सेंस हमने जो सेंसिटिव सेक्टर बताया उसका नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमें काम करना चाहिए। देन ग्रेजुअल टैरिफ लिबरलाइजेशन, हम टैरिफ को धीरे धीरे कम करना चाहिए रेदर देन एकदम एब्रप्टली कम करना चाहिए। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है कि हमें क्या करना है। देन मैंने कुछ टर्म जो पहले ही बता दिए, कुछ टर्म पहले ही बता दें फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मैंने बताया FTA PTA क्या होता है, FTA क्या होता है, CPA क्या होता है, कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा जिसे बोलते हैं। RCEP मैंने इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं लिया है कि ये 3-4 टर्म ही से ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वैसे तो EU बहुत सारे फ्री मार्केट इकोनॉमी और यूनियन वगैरह बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन मैंने ये 3 टर्म लिए, RCEP है, 3 टर्म लिए। तो मैंने पहले बोला FTA का मतलब प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस दे रहे हैं हम, प्रेफरेंस P से पकड़ो, प्रेफरेंस दे रहे हैं। कोई फोकस ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन लिमिटेड पॉजिटिव लिस्ट, ये देखो जो लिमिटेड पॉजिटिव लिस्ट बनाई है उस पर ही करेंगे। देन एग्जाम्पल के लिए इंडिया मार्कोस FTA मार्कोस के साथ किया, इसमें हम कीवर्ड याद रखना FPTA रिलेटेड टू द पॉजिटिव लिस्ट। कुछ पॉजिटिव लिस्ट है उस पर सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं रेदर देन टू एलिमिनेट, हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव लिस्ट रिलेटेड टू द PTA। देन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है कि एलिमिनेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल गुड और सम गुड। कुछ जिसमें एक नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट में हमने वो गुड्स लिए हैं जिन पे हम कम नहीं कर रहे हैं या दे नहीं रहे हैं। तो जैसे इंडिया न्यूजीलैंड ने साइन किया, इंडिया श्रीलंका ने साइन किया, इंडिया USA ने साइन किया, इंडिया UK ने साइन किया, और इसमें हमारा नेगेटिव लिस्ट होता है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जिन पे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं या उन पे हम टैरिफ या टैक्स कम नहीं कर रहे हैं, जैसे सेंसिटिव सेक्टर हो गया। तो नेगेटिव लिस्ट रिलेटेड टू द FTA, पॉजिटिव लिस्ट रिलेटेड टू द PTA। देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि इन दोनों को मिला के अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दें तो हमारा सेपा हो जाता है। तो ब्रॉडर फॉर्म ऑफ FTA है ये एक तरीके का, जिसमें गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लेता है। तो हमने इंडिया UAE के साथ 2024 में शायद साइन किया, सेपा साइन हमने किया हुआ है। तो हमारा डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो देखा जाए तो अगर उसमें लगाऊं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसे करके ये देख लो, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके, इसके बाद ये, और फिर RCEP है तो मेन यही है PTA FTA। अगर आपको कंफ्यूज में करेगा तो इन तीनों में ही एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला है वो, स्पेशली प्रीलिम्स में।